हाय गाइज, वेलकम टू द टीचर्स यूट्यूब चैनल। हरियाणा जीके के आज हम लगभग 150 से ज़्यादा वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जहां पर हरियाणा जीके पूछी जाती है तो आप सबको यह वीडियो मस्ट है कि आपको देख लेनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, 100% विद्युतीकरण रेलवे वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो वह है आपका हरियाणा। हाँ, हरियाणा 100% आपका एक ऐसा राज्य बन चुका है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी, जो ये आपकी इलेक्ट्रिकल रेलवे है, उससे जोड़ा जा चुका है पूरे रेलवे नेटवर्क को। तो अगर हम इसके साथ साथ कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी लेते चलें तब आपके लिए समझना बहुत अच्छे तरीके से ईजी हो जाएगा। जैसे कि मार्च 2023 में यह 100% रेलवे नेटवर्क विद्युतीकरण से जोड़ा जा चुका है। हरियाणा की बात हो रही है और यह भारत में सबसे पहला राज्य बन चुका है। सबसे पहले बात करते हैं हम कि हरियाणा के अंदर मेट्रो कहाँ पर चलाई गई थी। तो गुरुग्राम में सबसे पहले मेट्रो चलाई गई थी। अगर हरियाणा में पहली ट्रेन की बात करें तो वह रेवाड़ी में चलाई गई थी और 1873 के अंदर इसको चलाया गया था। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं हरियाणा में सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कहाँ पर है तो वह भी आपका रेवाड़ी में है। हरियाणा का वर्कशॉप, रेलवे वर्कशॉप कहाँ पर है तो यह है आपका जगाधरी यमुनानगर। बस यही एक ऐसा पॉइंट है जिसमें आपका आंसर रेवाड़ी नहीं आएगा। तो बाकी में तो लगभग आपका रेवाड़ी ही आ रहा है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। अगर हम हरियाणा का रेलवे म्यूजियम की बात करें तब वह आपका वो भी आपका रेवाड़ी के अंदर है और 1893 में इसकी स्थापना की गई थी। दो इंपॉर्टेंट्स डेट आपको याद रखनी है कि पहली ट्रेन 1873 में चली, ठीक उसके 20 साल के बाद 1893 में इसका म्यूजियम बनाया गया। दोनों चीज़ें रेवाड़ी के अंदर हैं। तो आप इस प्रकार से एक दूसरे पॉइंट के साथ अगर आप रिलेट करके पढ़ोगे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके बहुत कम टाइम में आप रिलेट कर पाओगे। अब आप यहीं से देखिए 6 से 7 प्रश्न आपके जस्ट 2 मिनट के अंदर बिल्कुल अच्छे तरीके से हो चुके हैं। करंट का एक यह प्रश्न है, एक के साथ साथ आपके 5-7 क्वेश्चन यहाँ से निकालेंगे। वर्ष 2024 में हरियाणा से कृषि क्षेत्र में किसको पद्मश्री पुरस्कार मिला? तो इसका राइट आंसर आपका रहेगा डॉक्टर हरिओम जी को। बता दूं आपको कि हरियाणा में 2024 में 4 पद्मश्री पुरस्कार दिए गए हैं। तो यह काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो 4 कौन कौन है जिनको पद्मश्री अवार्ड दिए गए हैं? तो और ये 4 के 4 अवार्ड अलग अलग फील्ड्स में, अलग अलग क्षेत्र में दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डॉक्टर हरिओम को। डॉक्टर हरिओम को मिला है कृषि क्षेत्र में। इसके बाद डॉक्टर रामचंद्र सिहाग इनको मिला है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। महावीर गुड्डू को मिला है कला क्षेत्र में और गुरविंदर सिंह को मिला है आपका सामाजिक क्षेत्र में। अच्छा, बात आती है कि अब आप याद कैसे रख पाओगे, क्योंकि आपके सामने 4 नाम दे दिए गए, आप तो भूल जाओगे। नहीं, आप भूलोगे नहीं, इस बात की मेरी आप लोगों के साथ गारंटी है। अभी आपको याद करवा देते हूँ ट्रिक के साथ। कैसे? देखिए, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम वर्ड पकड़ लीजिए आप। हरि मतलब भगवान, ओम भी भगवान का ही नाम है। अब इनको किस क्षेत्र में मिला है? कृषि क्षेत्र में। याद कैसे रखोगे? कृषि कौन करता है? किसान मजदूर, यही तो कृषि करते हैं। तो जब भी एक किसान अपने खेत में जाता है फसल उगाने या फिर फसल की कटाई के बाद उसको बेचने के लिए जाता है, तब वह भगवान हरि का नाम लेता है। किसका नाम लेता है? हरि का। यह गारंटी है, क्योंकि मैं भी एक किसान फैमिली से आता हूँ। तो यह सभी चीज़ें सत्य है, जस्ट ट्रिक के लिए नहीं बता रहा। कि जब भी हम खेत में पहला एक अनाज डालते हैं या वहाँ से फसल उठाते हैं तब भगवान हरि का नाम जरूर लेते हैं। हरि ओम, हरि हरि ओम परमात्मा, ऐसा करके नाम हम जरूर लेते हैं कि अब सब कुछ तेरे हाथ में है। तो हरि ओम नाम किसका लिया? हरि का नाम लिया। किसने लिया? किसान ने। तो यह कृषि से संबंधित हो गया। और कहाँ से हैं ये? जींद जिला से हैं और सफिद्दों से हैं ये आपके। इसके बाद हम बात करते हैं आपका महावीर गुड्डू को। महावीर गुड्डू जी को मिला है कला क्षेत्र में। और यह एक कलाकार भी हैं, बहुत सारे लोग तो जानते हैं, लेकिन जो नहीं जानते अब ध्यान से सुनिएगा। देखिए, महावीर, महावीर नाम का एक इंसान गुड्डू, गुडियाँ, गुड्डू से रिलेट कीजिए, गुडियाँ, गुड्डे गुडियाँ का खेल दिखा रहा है। आपने आप बहुत बार मेले पर जाते हो, आपने देखा होगा कि गुड्डे गुडियाँ का खेल दिखाते हैं, तो वही तो होते हैं असली कलाकार। तो इनको मिला है कला के एक क्षेत्र में, महावीर को कला के एक क्षेत्र में। कहाँ से हैं? जींद जिला के गांगोली गाँव से। गुरुविंदर सिंह को मिला है सामाजिक क्षेत्र में और ये सिरसा से है। याद कैसे रखोगे? देखिए, गुरुविंदर में, वैसे तो इनका नाम गुरविंदर है लेकिन गुरु पढ़िए आप इनको, गुरु। तो गुरु का काम क्या होता है? समाज की भलाई करना। जी हाँ, बिल्कुल, गुरुविंदर यानी गुरु का काम क्या है? समाज की भलाई करना। तो इनको सामाजिक क्षेत्र में मिला है। और गुरुविंदर यह एक पंजाबी नाम है, मतलब
सिख समुदाय से ऐसा लगता है कि यह एक नाम है। तो सबसे ज़्यादा सिख कहाँ पर है? सिरसा के अंदर है, तो इस वजह से ये भी सिरसा से हैं और गुरविंदर को सामाजिक क्षेत्र में मिला है। एक और प्रश्न यहाँ पर आप नोट कर लीजिए कि हरियाणा में सबसे ज़्यादा सिख हैं सिरसा के अंदर, जो कि दोनों सा से स्टार्ट हैं, सा से सिरसा, सा से सिख। और आपका जो सबसे ज़्यादा मुस्लिम है वो कहाँ पर है? आपके मेवात के अंदर, माँ से मेवात, माँ से मुस्लिम। हमारा लास्ट बचता है डॉक्टर रामचंद्र सिहाग। इसको विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मिला है। हिसार जिले के सिवानी बोलान गांव से है। याद कैसे रखोगे? विज्ञान, विज्ञान यानी कि हमारी साइंस, जहाँ पर आपके साइंटिस्ट काम करते हैं, रॉकेट बनाते हैं, उड़ाते हैं, अलग अलग रिसर्च करते हैं। पहले ये राम को नहीं मानती थी, भगवान को नहीं मानती थी, लेकिन आज के टाइम पे यह भी मान चुके हैं कि कुछ तो है। तो यानी विज्ञान भी अब राम जी को, रामचंद्र जी को मान चुकी है। ट्रिक आप ऐसे याद रखोगे। तो रामचंद्र जी और विज्ञान जब भी आपको देखने को मिले तो रामचंद्र जी को विज्ञान क्षेत्र में मिला है, रामचंद्र सिहाग को। तो 4 लोगों को यह पद्मश्री अवार्ड मिला है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, करंट का प्रश्न है और आपको याद हो चुका है। आपसे आखिर में मैं पूछ भी लूँगा। अब बात करते हैं हिसार अड्डे का नाम बदलकर अब क्या रखा गया है। जी हाँ, हिसार आपका जो अड्डा है, हवाई अड्डा, उसका नाम बदल दिया गया है। हिसार हवाई अड्डा है ये, इसको ठीक कर लेना। तो अब उसका नाम कर दिया गया है महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यह हरियाणा राज्य का पहला नागरिक हवाई अड्डा है। कौन सा? हिसार हवाई अड्डा। और इसके साथ साथ यह हवाई अड्डा राज्य का पहला DGCA लाइसेंस प्राप्त नागरिक हवाई अड्डा है। तो यह 2 छोटे छोटे फैक्ट हैं जो कि आपको ध्यान रख लेने हैं। इसके हम बाद बात करते हैं वीरभूमि किस शहर को कहा जाता है। यहाँ से आपके काफ़ी जो आपके क्वेश्चन है, मिसअंडरस्टैंडिंग टाइप के क्वेश्चन हैं, वो अब हम यहाँ से करेंगे। अगर वीरभूमि पूछे तब आपका आएगा रेवाड़ी। याद कैसे रखोगे? राव तुलाराम जी की धरती भूमि है ये। तो वो एक वीर थे, नो डाउट कि वीर थे, तो इस वजह से आप रेवाड़ी को वैसे उस टाइप से याद रख सकते हो। राव तुलाराम वीर थे वो, नो डाउट कि, और रेवाड़ी से थे, तो वीर भूमि आए तो रेवाड़ी। लेकिन अगर आ जाए वीर हीरोज तो लास्ट वाला शब्द चेंज हो गया, भूमि की जगह हीरोज आ गया, हीरो, तो वह आपका आएगा भिवानी। वीर हीरोज आए तब आपको करना है भिवानी। याद कैसे रखोगे? क्योंकि भिवानी आपका जो बॉक्सिंग हाउस है, मिनी क्यूबाई से वो बोला जाता है, यहाँ सबसे ज़्यादा बॉक्सर्स यहाँ से निकलते हैं। तो वो देश के हीरो तो होते हैं, हीरो होते हैं कौन? बॉक्सर। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हो। तो भिवानी आपका आंसर रहेगा। वीर भूमि रेवाड़ी, वीर हीरोज भिवानी, वीर भूमि रेवाड़ी। और शहीदों का शहर, यहाँ पर यह क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। शहीदों का शहर आए तो झज्जर। सबसे कम उम्र के जो फौजी हैं वो कहाँ पर लगे हैं? झज्जर के अंदर। और फौजियों को शहीद का दर्जा प्राप्त है, तो इस वजह से शहीदों का शहर आपका झज्जर हो जाएगा। अगर हम शुगर सिटी की बात करते हैं, शुगर सिटी, तो वह आपका पलवल या रोहतक, ये दोनों दिए गए हैं। शुगर सिटी की बात करें तो अब आपका पलवल, लेकिन सबसे ज़्यादा गन्ना कहाँ पर होता है? तब आपका यमुनानगर। और गन्ने का ब्रीडिंग सेंटर आपका कहाँ पर है? करनाल के अंदर। तो 3-4 डिस्ट्रिक्ट के यहाँ पर नाम है, तो इनको आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस एक जैसे ही लगते हैं। हो सकता है कि आप यह देखकर चले जाओ कि अच्छा शुगर सिटी है पलवल, और क्वेश्चन यह आ जाए कि गन्ने का ब्रीडिंग सेंटर, तब आप ये सोचोगे अच्छा शुगर सिटी पलवल है, तो इसका मतलब गन्ने का ब्रीडिंग सेंटर भी पलवल के आसपास या पलवल में ही मिलेगा, तब आपके वहाँ से मार्क्स कट जाएंगे। इसी वजह से बोलता हूँ कि छोटे छोटे जो आपके पॉइंट्स होते हैं अच्छे तरीके से रिलेट करके अगर आप पढ़ोगे तब आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो गन्ने का ब्रीडिंग सेंटर कहाँ पर है? आपका करनाल के अंदर है। ओके, इसके बाद हम चलते हैं गुरुद्वारों का शहर। अगर गुरुद्वारों का शहर पूछ ले जाए तो आपका कैथल, लेकिन सबसे ज़्यादा गुरुद्वारे पूछ ले जाए तो अब आपका कुरुक्षेत्र और अम्बाला। हाँ, लेकिन अगर आपका गुरुद्वारों का शहर पूछ ले जाए तब आपका कैथल डिस्ट्रिक्ट आएगा, कैथल। लेकिन सबसे ज़्यादा गुरुद्वारे अम्बाला और कुरुक्षेत्र के अंदर हैं। इतनी बातें आपको पता होनी बहुत ज़रूरी है। चलिए अगले प्रश्न पर, हरियाणा हाउसिंग बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो 1971 के अंदर हुई थी, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? पंचकूला के अंदर है। इसके साथ साथ कुछ और मुख्यालय भी हम देख लेते हैं। हरियाणा वित्त निगम, इसकी 1967 में होती है, 1 अप्रैल 1967 को, और इसका मुख्यालय चंडीगढ़ में है। हरियाणा उर्दू अकादमी की स्थापना आपकी 2 दिसंबर 1985 की होती है, और यह इसका मुख्यालय कहाँ पर है? पंचकूला के अंदर है। हाँ, एक बात और, हमारे जो मोस्टली मुख्यालय है वो पंचकूला डिस्ट्रिक्ट के अंदर है।
चलिए, हरियाणा साहित्य अकादमी की अगर हम बात करते हैं तो उसकी स्थापना कब होती है? 1970 में इसकी स्थापना होती है। एक और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि हरियाणा साहित्य अकादमी के अध्यक्ष यानी जो चेयरपर्सन है वो कौन होते हैं? तब आपके सीएम होते हैं। सीएम कौन से? जो उस टाइम पे सीएम हों, जैसे कि अभी है नायब सिंह सैनी, तो अभी नायब सिंह सैनी क्या हो गए? इसके अध्यक्ष हो गए। अगर कुछ टाइम के बाद ये सीएम ना रहे, कोई और सीएम बन गया, तब उसके अध्यक्ष वो ही हो जाते हैं। और ऐसा ऐसा सेम प्रश्न हमारा पूछा जाता है सेंटर में, यानी कि जो नेशनल जीके है वहाँ पर एक आपको वर्ड देखा होगा नीति आयोग। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो वो होते हैं आपके प्रधानमंत्री यानी कि पीएम। कौन से? जो तत्कालीन पीएम होते हैं, जो उसी समय पर प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? कब से लागू हुआ ये? 1 जनवरी 2015 से। आपने एक वर्ड सुना होगा कभी ना कभी, योजना आयोग। योजना आयोग की स्थापना हुई थी 1950 में और योजना आयोग ने कार्य शुरू करना किया था 1951 से शुरू। लेकिन योजना आयोग का नाम 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा की थी। 15 अगस्त 2014 को जब वो लाल किले पर तिरंगा फहराते हैं तो उसी टाइम उन्होंने, यानी पहली बार पीएम बने थे वो, तब उन्होंने यही घोषणा कर दी थी कि आज से, मतलब आज से का मतलब है कि आने वाले टाइम में इस जो योजना आयोग है इसका नाम नीति आयोग रख दिया जाएगा। चलिए, इसके बाद अगले प्रश्न पर मूव करते हैं। जाटों का प्लूटो किसे कहा गया? यह बहुत बार पूछा भी गया है और बहुत सारे कैंडिडेट को तो इसका एग्जाम में आंसर सही पता ही होता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा राजा सूरजमल। जाटों का प्लूटो अगर पूछ ले जाए तो आपका राजा सूरजमल ही इसका जवाब आएगा। काफ़ी सारे कैंडिडेट कंफ्यूज हो जाते हैं सर छोटू राम के साथ, लेकिन राजा सूरजमल इसका राइट आंसर रहेगा। इसके साथ साथ काफ़ी और भी यहाँ पर हम क्वेश्चंस करेंगे, जैसे गोल्डन गर्ल किसको कहा जाता है? तो ममता खरब जी को क्या बोला जाता है? आपका गोल्डन गर्ल। और एक है ममता सोदा। ममता सोदा कहाँ से है? आपके कैथल डिस्ट्रिक्ट से है। ममता सोदा किस वजह से फेमस है? क्योंकि उन्होंने, ममता सोदा ने जो आपका माउंट एवरेस्ट है उसको फतेह किया था, तो इस वजह से ममता सोदा क्या है। और अभी आई थिंक वो हाल फिलहाल पुलिस विंग के अंदर है ममता सोदा, जो कि आपके कैथल से है। जाटों का प्लूटो राजा सूरजमल आपको पता ही है। देखिए, अब बात करते हैं चौधरी छोटू राम के बारे में। तो किसानों का मसीहा इनको बोला जाता है, किसको? चौधरी छोटू राम जी को। इसके बाद अंतरिक्ष की रानी, यह तो सबको पता है, कल्पना चावला। संबंध कहाँ से था? करनाल डिस्ट्रिक्ट से। हरियाणा का गांधी, यह भी क्वेश्चन पूछा गया है। मूलचंद जैन को माना जाता है हरियाणा का गांधी। चलिए, इसके अलावा हाँ, अगर सीमांत गांधी की बात कर ले, सीमांत गांधी बताइए कौन है सीमांत गांधी? तो सीमांत गांधी कौन है आपके? बताइए, क्या किसी को पता है? तो सीमांत गांधी आपके रहेंगे अब्दुल गफ्फार खां। ठीक है, और यही जो आपके अब्दुल गफ्फार खां हैं, इनको भारत रत्न भी मिल चुका है। और यह एकमात्र पाकिस्तानी है जिसको भारत रत्न की प्राप्ति हुई है। कौन? अब्दुल गफ्फार खां। क्या है, क्या बोला जाता है इनको? सीमांत गांधी के नाम से इनको जाना जाता है। तो चलिए, अगले प्रश्न पर हम मूव करते हैं। हरियाणा के चाणक्य की बात की जाए तो चौधरी भजन लाल को बोला जाता है हरियाणा का चाणक्य। इनको हरियाणा का चाणक्य क्यों बोला जाता है? क्योंकि अगर आप इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हो तब आप देखोगे कि यह एक बिल्कुल छोटे से तबके से उठकर और हरियाणा के सीएम तक पहुंच जाते हैं। और आज भी इनके वंशज, जो इनके आगे के वंशज हैं, वह आज भी सक्रिय हैं किस चीज़ के अंदर? हरियाणा की राजनीति के अंदर। तो बिल्कुल एक छोटी सी सीढ़ी से इन्होंने चलना शुरू किया और हरियाणा के मुख्यमंत्री के पद पर 2-3 बार यह हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और काफ़ी सारी इन्होंने हरियाणा के विकास के लिए अलग अलग चीज़ें की हैं। अगर हम लेडी खली की बात करते हैं, ये कली नहीं खली है, अगर हम लेडी खली की बात करते हैं तो ये आपकी कविता दलाल जी हैं। और अगर आपने हरियाणा 2024 का विधानसभा का चुनाव देखा हो या थोड़े ही जानते भी हो इसके बारे में, तो जींद डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक विधानसभा सीट है आपकी लाडवा। तो लाडवा अब की बार लाडवा नहीं, आपकी जुलाना। जुलाना काफ़ी सुर्खियों में रही थी अब की बार सीट, क्योंकि वहाँ से विनेश फोगाट चुनाव लड़ रही थी कांग्रेस पार्टी की तरफ से। वही विनेश फोगाट जिसको आप सब जानते हैं कि पेरिस ओलंपिक में वो गई थी 2024 में, और वहाँ पर उनके साथ पता नहीं गड़बड़ी होती है या जो भी चीज़ें होती हैं, लेकिन उनका मेडल नहीं आ पाता। तो उन्हीं के खिलाफ
इलेक्शन लड़ने के लिए खड़ी थी कविता दलाल, तो यह वही लेडी खली है। तो इनको एक यह टाइटल प्राप्त है। और जो लाडवा के साथ मैंने अभी मैं गया था, लाडवा जैसे लाडवा आप सबको पता है कि जो हमारे अभी के मुख्यमंत्री हैं कौन, नायब सिंह सैनी, वो लाडवा से अभी बने हैं, तो इस वजह से लाडवा थोड़ा ज़्यादा याद रहता है। चलिए, गुलजारी, ये गुलकारी नहीं गुलजारी है, इसको थोड़ा ठीक कर लीजिएगा। गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय यानी कि म्यूजियम कहाँ पर है? और यहाँ पर एक लाइब्रेरी भी है, तो ये आपके कुरुक्षेत्र में है। और कुरुक्षेत्र में ये आपके ब्रह्म सरोवर घाट के बिल्कुल पास में है। कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र के अंदर। कृष्ण संग्रहालय अगर कोई आया है तो उसके जस्ट उससे थोड़ा सा आगे है, और देखनी भी चाहिए। अगर मैं बात करूं गुलजारी लाल नंदा, ये थे कौन? क्योंकि बहुत सारे लोगों ने तो शायद पहली बार नाम सुना होगा। तो देखिए, यह हमारे भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। कौन से प्रधानमंत्री? कौन से नंबर के? तो इनको नंबर तो नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि यह कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे। कार्यवाहक का क्या मतलब होता है? यदि किसी प्रधानमंत्री को उसकी उसकी जो पद है उससे हटा दिया जाए, या उनकी डेथ हो जाए, या फिर जो भी कारण हो, अगर प्रधानमंत्री का जो पद है वह खाली रह जाए, तब उस पर कार्यवाहक प्रधानमंत्री बैठा दिए जाते हैं कुछ दिनों के लिए, कि ताकि जब तक दूसरा प्रधानमंत्री ना आ जाए तब तक यह काम चला सके। तो उसको बोलते हैं कार्यवाहक प्रधानमंत्री। तो अब तक भारत की राजनीति में जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं उनमें से गुलजारी लाल नंदा एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं जो कि आपके कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे। और कितने दिन तक इन्होंने कार्य किया? 13 दिनों तक इन्होंने कार्य किया। कितनी बार बने? ये 2 बार बने। कब कब बने? तो चलिए बता भी देते हैं। हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1947 में ये प्रधानमंत्री बनाए जाते हैं। ओके, बनाए जाते हैं क्यों बोला? क्योंकि 1947 में वोटिंग नहीं हुई थी, चुनाव नहीं हुए थे, तो तब ये है वैसे ही बना दिए गए थे। लेकिन पहले चुनाव कब होते हैं? 1951-52 में। मैंने 2 डेट क्यों बोल दी? क्योंकि 1951 के आखिर में यह चुनाव स्टार्ट होते हैं और 1952 के शुरुआती दिनों तक यह चुनाव चलते हैं। तो इस वजह से बोला जाता है कि 1951-52 के आम चुनाव। ठीक है, तो इसके बाद हम बात करते हैं जो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री रहे। तो यह 1947 से और 1964 तक यह गद्दी पर होते हैं, पद पर होते हैं। लेकिन इनकी डेथ हो जाती है जब ये प्रधानमंत्री थे। तो इनकी डेथ के बाद 13 दिनों के लिए गुलजारी लाल नंदा जी को भारत का कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया था। तो जब ये 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने, तो उसके बाद बनते हैं हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री। क्या नाम था? लाल बहादुर शास्त्री जी। और वह भी 1966 में, जब 66-67 का वो टाइम, जब वो ताशकंद समझौते के लिए जाते हैं, तब उनकी वहीं पर डेथ हो जाती है। और यह एक मिस्ट्री है उनकी डेथ किस प्रकार से हुई थी। तब दोबारा से हमारे भारत देश का प्रधानमंत्री का जो पद है वह खाली हो जाता है। तब फिर इसी शख्स को, गुलजारी लाल नंदा जी को याद किया जाता है और दोबारा से इनको गद्दी पर बैठा दिया जाता है। दोबारा से फिर यह 13 दिनों के लिए गद्दी पर बैठते हैं और फिर उसके बाद प्रधानमंत्री बनती है श्रीमती इंदिरा गांधी। तो भारत की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री कौन बन जाती है? इंदिरा गांधी। और भारत के कौन से नंबर की प्रधानमंत्री थी वो? तीसरे नंबर की। सबसे ज़्यादा कार्यकाल किसका है? पंडित जवाहरलाल नेहरू का। उसके बाद इंदिरा गांधी का दूसरे नंबर पर कार्यकाल रहा है। और तीसरे नंबर पर सबसे लंबा कार्यकाल किसका है अब तक? नरेंद्र मोदी जी का। और लगातार सबसे लंबा कार्यकाल की अगर हम बात करें, या लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री अब तक कौन बने हैं? तो आपके प्रधानमंत्री मोदी जी। किसके बाद? पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद। क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू भी लगातार 3 बार प्रधानमंत्री बने थे। इतनी बातें अगर आप रिलेट करके पढ़ोगे तो यह मेरा एक प्रॉमिस है आप सबके साथ कि आप कभी भी चीज़ें नहीं भूल सकते। चलिए, हम बात कर रहे थे संग्रहालय और लाइब्रेरी की। कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र के अंदर, ब्रह्म सरोवर घाट और कृष्ण संग्रहालय के आसपास। अगर हम पानीपत का संग्रहालय की बात करते हैं तो कहाँ पर है? पानीपत के अंदर। जयंती देवी संग्रहालय कहाँ पर है? जींद के अंदर। और थानेसर संग्रहालय कहाँ पर है आपका? थानेश्वर के अंदर। अगर हम पुरातात्विक संग्रहालय की बात करें, यह इंपॉर्टेंट है, यह झज्जर है। झज्जर डिस्ट्रिक्ट याद रखिएगा। चलिए, हरियाणा का कालिदास किसको कहा जाता है? तो पंडित दीपचंद जी को हरियाणा का कालिदास कहा जाता है। इसके साथ साथ इनको कुछ और भी नामों से जाना जाता है, जैसे कि हरियाणा का शेक्सपियर की अगर हम बात करें, हरियाणा का कालिदास की बात करें, या फिर
हाँ, ये दोनों चीज़ें हैं पंडित दीपचंद जी के साथ, तो दोनों के दोनों टाइटल्स आपको याद रख लेने हैं। अब हम बात करते हैं कविता का दास, तो वह होते हैं आपके पंडित लक्ष्मी चंद जी। कविता का दास क्योंकि इनकी जो कविताएं होती थी जिसको ये रागनियों में परोते थे तो वो अद्भुत थी। आज भी इनकी वो रागनियाँ अवेलेबल हैं यूट्यूब पर और वही सब चीज़ें हो रही हैं जो कि काफ़ी टाइम पहले बताकर जा चुके हैं। सांग सम्राट की उपाधि किसको दी गई? पंडित लक्ष्मी चंद जी को दी गई। सूफी कवि किसको बोला गया? वो भी पंडित लक्ष्मी चंद जी को बोला गया। और 52 गामों की ये एक फेमस रागनी है, यह भी पंडित लक्ष्मी चंद जी की है। पंडित लक्ष्मी चंद जी के व्यक्तित्व पर, उनके करैक्टर पर एक मूवी बन चुकी है जो अभी हाल फिलहाल लगभग 2 साल पहले लॉन्च हो चुकी है, तो यूट्यूब पर भी है वो और वह हम सबको देखनी ही चाहिए, बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हम कुछ झीलों के बारे में बात करते हैं, जैसे कि दमदमा झील आपकी कहाँ पर है? गुरुग्राम में है। याद कैसे रखोगे? देखिए दमदमा, दमदमा में आपको एक वर्ड नज़र आ रहा है दम, ठीक है। और दम किस में होता है? आजकल तो किसी के अंदर दम है ही नहीं, है ना, ट्रिक के लिए बोल रहा हूँ मैं। दम हमारे जो बुजुर्ग हैं उनके अंदर होता था, और वो क्यों होता था? क्योंकि भाई वो गुड़ खाते थे, है ना, गुड़। तो दम दमा, दम दमा में हमने पकड़ा दम और गुड़गांव में हमने पकड़ा गुड़। गुड़ खाते थे, इस वजह से उनके अंदर दम यानी कि जान होती थी उनके शरीर में। तो कहाँ पर है ये? गुड़गांव यानी गुरुग्राम के अंदर। अगर हम भड़कल झील की बात करते हैं, काफ़ी फेमस है, ये फरीदाबाद के अंदर है और इसको 1947 में बनाया गया था, भड़कल झील। अगर सुल्तानपुर झील की बात करते हैं तो वह फर्रुख नगर में है आपके गुरुग्राम में। तिलियार झील काफ़ी फेमस है, आपकी दिल्ली बाईपास पर है, 123 एकड़ के अंदर है ये और रोहतक के अंदर है। 1963 के आसपास इसको बनवाया गया था और काफ़ी फेमस है। और यहाँ पे कुछ टूर कॉम्प्लेक्स भी हैं, अगर कोई विजिट किसी ने अगर किया है या फिर कोई रोहतक से है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। कर्ण झील की बात करते हैं, कर्ण झील आपकी करनाल में है। कोटला झील, कोटला झील आपकी मेवात के अंदर है। ब्लू बर्ड झील आपकी हिसार के अंदर है और खलीलपुर झील आपकी गुरुग्राम के अंदर है। इतनी बातें आपको पता होनी बहुत ज़रूरी है। देखिए चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? तो केरू भिवानी के अंदर है ये चिंकारा प्रजनन केंद्र। काले हिरण की अगर हम बात करते हैं तो आपका पीपली के अंदर है, और पीपली कहाँ पर है? आपका कुरुक्षेत्र के अंदर। हरियाणा के अंदर 3 मुख्य चिड़ियाघर हैं जिनमें से एक आपका पीपली के अंदर है, तो आपको पता होनी चाहिए। दूसरा भिवानी के अंदर और तीसरा रोहतक के अंदर। 3 ही चिड़ियाघर हैं अब तक हरियाणा के अंदर। अगर हम आकाशवाणी के अंदर की बात करें तो वो भी हरियाणा के अंदर 3 हैं। कहाँ कहाँ पर? एक रोहतक, दूसरा कुरुक्षेत्र और तीसरा हिसार। सबसे पहले जो आकाशवाणी केंद्र था 1976 में लगाया गया था, कहाँ पर? रोहतक के अंदर, मई 1976। और 1976 की डेट को हम कैसे भूल सकते हैं हरियाणा से रिलेटेड, क्योंकि यहाँ पर आपकी एमडीयू यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी 1976 में। अगर आप 1976 से ठीक 20 साल पहले चले जाओ 1956 में, तो 1956 में हरियाणा की पहली यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी। और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का अगर नाम आया है तो चलिए 2 पॉइंट और जान लेते हैं। पहला पॉइंट कि इसकी नींव हमारे देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने रखी थी। दूसरा पॉइंट एनईपी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जिसको आप बोलते हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लागू करने वाला पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। और तीसरा पॉइंट, सबसे पहली कैशलेस यूनिवर्सिटी कौन सी है? कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है। इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र की अगर हम बात करें तो वो भी कुरुक्षेत्र के अंदर है। कहाँ पर? भोर सधान के अंदर। चिड़ियाघर प्रजनन केंद्र की अगर हम बात करें तो वो आपका पंचकूला में रहेगा। यह इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने अब आपको चिड़ियाघर बताया तो चिड़ियाघर पंचकुला में नहीं है, लेकिन चिड़िया प्रजनन केंद्र जरूर है। तितली संरक्षण की बात करें वह आपका कहाँ पर है? गुरुग्राम के अंदर। और तितर प्रजनन की बात करें आपका मोरनी हिल्स में है। मोरनी हिल्स आपकी कौन सी पहाड़ियों पर स्थित है? क्या कोई कमेंट करके बताएगा? तो वह है आपके शिवालिक पहाड़ियों पर। कौन? मोरनी हिल्स। मोरनी हिल्स पंचकुला के अंदर है आपका। और बीर शिकारगढ़ और खोल ही रेतान, ये है जो आपके कहाँ पर है? ये भी आपके मोरनी हिल्स के अंदर है। अगर मोरनी हिल्स के हम सबसे ऊंचे पॉइंट की बात करें तो वह है आपका 1514 मीटर। इसका क्या नाम है? क्रो इसका नाम है। मोरनी हिल्स किस डिस्ट्रिक्ट में है? पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में है। पंचकुला की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1995 को इसकी स्थापना हुई थी। इतनी बातें आप सबको पता होनी बहुत ज़रूरी है। इसके हम बाद की बात करते हैं कि हरियाणा में विधानसभा सीटों का कितने प्रतिशत मंत्रिमंडल में शामिल हो सकता है? तो 15% इसका राइट आंसर रहेगा। लेकिन मंत्री कितने शामिल होंगे? 14। तो 14 और 15 का जो ये एक डेटा है इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। चलिए समझा भी देता हूँ। 14 मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। एक्चुअल में होता क्या है
कि पहले ऐसा कोई नियम नहीं था, लेकिन 2003 के अंदर संविधान में 91वां संविधान संशोधन किया जाता है। इसमें क्या होता है कि प्रत्येक राज्य का 15% ही किसी भी मंत्रिमंडल में शामिल हो सकता है। दो वर्ड नजर आ रहे हैं, एक मंत्री और दूसरा मंत्रिमंडल। तो मंत्रिमंडल का मतलब क्या है? मंत्रिमंडल का मतलब यह है कि आप जिस भी स्टेट से हो, आप नोट करना कि वहाँ पर आपके विधायक यानी कि एमएलए तो काफ़ी सारे होंगे, लेकिन जिनको मुख्य मुख्य डिपार्टमेंट्स मिले हुए हैं, जैसे कि आपका जल मंत्रालय, आपका महिला एवं विकास मंत्रालय, आपका शिक्षा मंत्रालय, तो वह आपके कुछ 10 से 20 के आसपास ही आपको मिलेंगे। तो वही होता है आपका मंत्रिमंडल, यानी कि जो आपका पूरी सरकार को चलाता है वही होता है आपका मंत्रिमंडल। इतना आपको समझ में आ गया, उसको बोलते हैं मंत्रिमंडल। क्या बोला गया था 2003 में 91वां संविधान संशोधन के अंदर? जैसे कि हरियाणा के अंदर 90 विधायक बनते हैं, तो उसका 15% ही मंत्रिमंडल में शामिल होगा। तो अगर हम इसको काटते हैं 3-2 27/2 यानी कि 13.5 इतना ही आपका मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। लेकिन 13.5 कोई व्यक्ति तो होता नहीं, तो इस वजह से 13.5 ना होकर 14 व्यक्ति मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं, जिसमें आपके लगभग 8 से 9 कैबिनेट मंत्री और 5 से 6 आपके राज्य मंत्री शामिल होते हैं। और इसको किस अनुच्छेद में रखा गया है? 164A अनुच्छेद में इसको रखा गया है। इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। अभी वर्तमान हरियाणा के अंदर 2024 के अक्टूबर के अंदर चुनाव हुए हैं। 5 अक्टूबर को चुनाव हुए और 8 अक्टूबर को इसका रिजल्ट यानी कि इसके परिणाम आ चुके हैं। बीजेपी पार्टी ने 48 सीट्स जीती हैं और वहीं दूसरी तरफ 37 सीट्स जीती हैं आपकी 37 सीट्स आपकी कांग्रेस पार्टी ने, 2 आपकी INLD ने, इंडियन नेशनल लोकदल ने, और 3 सीटें हैं वह है आपके आज़ाद उम्मीदवारों ने जीती हैं। तो अब की बार जो आपकी सरकार है वह है आपकी नायब सिंह सैनी की सरकार। इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। चलिए, अगर आप बाद में इस वीडियो को देखें तब एक बार देख लेना कि आप कौन से टाइम में किस वर्ष आप यह वीडियो देख रहे हो और उस टाइम पर कौन सी सरकार और यह तमाम चीज़ें हैं। चलिए, इसके साथ साथ हम बात करते हैं हरियाणा विधानसभा के बारे में, थोड़ी सी चीज़ें जान लेते हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। 1966 में जब पंजाब से हरियाणा अलग हुआ तो उस टाइम पर हमारे पास 54 सीटें थी और जिसमें से 10 आरक्षित सीटें थी। अगले ही साल 1967 में इन सीटों को 54 से बढ़ाकर 81 कर दिया गया और 1977 में 81 से 90 सीटें कर दिया गया और इसके अंदर 17 सीटें आरक्षित रखी गई। जो ये 90 सीटें हैं 1977 में ये बनाई गई थी। आज भी 2024 की अगर मैं बात करूँ तो ये 90 की 90 सीटें हैं, लेकिन 2026 के अंदर परिसमन होगा जिसके अंदर यह सीटें बढ़ेंगी, लगभग 120-117 ऐसे करके यह कुछ सीटें जा सकती हैं। अगर मैं हरियाणा के अंदर लोकसभा की सीट की बात करता हूं तो वह 10 सीटें हैं जिसमें से 2 आरक्षित हैं। कौन कौन सी? एक अंबाला और दूसरी आपकी सिरसा। हरियाणा के अंदर राज्यसभा सदस्य कितने चुने जा सकते हैं? 5 सदस्य चुने जा सकते हैं। हरियाणा का पहला मुख्यमंत्री की अगर हम बात करते हैं 1966 में, पंडित भगवत दयाल शर्मा कहाँ से थे? आपके बेरी से। बेरी कहाँ पर है? आपका झज्जर के अंदर है। पहले अगर हम राज्यपाल की बात करते हैं तो धर्मवीर। अगर हम हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री की बात करते हैं नायब सिंह सैनी, और राज्यपाल कौन है आपके? बंडारू दत्तात्रेय। इतनी बातें आपको पता होनी। दत्तात्रेय है ये, दत्तात्रेय नहीं है, दत्तात्रेय है। इसको थोड़ा सा ठीक कर लेना। इसके साथ साथ अगर मैं हरियाणा का बात करता हूँ कि पहले मुख्यमंत्री कहाँ से थे? आपके झज्जर से, बेरी से। ठीक है। अगर मैं इसके साथ साथ बात करता हूँ कि हरियाणा का सबसे ज़्यादा शपथ लेने वाला मुख्यमंत्री कौन है, तो 5 बार ली है। किसने? OP चौटाला, ओम प्रकाश चौटाला ने 5 बार CM पद की शपथ ली है। और इसके साथ साथ अगर हम करते हैं कि सबसे कम समय तक रहने वाला मुख्यमंत्री कौन है, तो वह भी आपका OP चौटाला है। सिर्फ 5 दिनों के लिए ही ये आपके एक बार मुख्यमंत्री बने थे, 12 जुलाई से 17 जुलाई तक। अब अगर मैं बात करूं आपके राज्यपाल की, तो उनका नाम भी ओम प्रकाश ही है। ये ओम प्रकाश वर्मा है और वो ओम प्रकाश चौटाला। तो अगर राज्यपाल सबसे कम समय के लिए बनाए गए तो वो कौन थे? ओम प्रकाश। कितने दिनों के लिए? 5 दिनों के लिए। और मुख्यमंत्री वह थे आपके ओम प्रकाश चौटाला, जस्ट आपके 5 दिनों के लिए। इतनी बातें आपको पता होनी बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं हम बल्लभगढ़। ये बल्लभगढ़ है, इसको ठीक कर लेना। बल्लभगढ़ का शहर, सॉरी ये शहर नहीं, ये शेर है। बल्लभगढ़ का शेर किसे कहा जाता है? तो वह राजा नाहर सिंह है। क्यों?
क्योंकि पहली बात करते हैं हम कि इन्होंने 1829 में बल्लभगढ़ रियासत के ये प्रशासक बने थे। इसके बाद बात करते हैं कि इन्होंने दिल्ली सम्राट बहादुर शाह जफर से मित्रता करके दिल्ली में अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह किया और अंग्रेज़ों को ये बात अच्छी नहीं लगी। 1857 की क्रांति की हम बात कर रहे हैं, तो 9 जनवरी 1858 को इन्होंने इनके खिलाफ क्या किया, राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया और इनको दिल्ली के चांदनी चौक में सबके सामने फांसी दे दी गई थी। कौन थे ये? राजा नाहर सिंह। और राजा नाहर सिंह को 1857 के लगभग सितंबर अक्टूबर में 57 में ही जब क्रांति हुई थी तो क्रांति दबा दी गई थी। तो 1857 में क्या किया गया था, इनको पकड़ लिया गया था और जो आपका जहाँ पर घोड़े रखे जाते हैं तो वहाँ पर इनको कैद करके रखा गया काफ़ी महीने और 1858 में इनको दिल्ली में ही सबके सामने चांदनी चौक पर फांसी दे दी गई थी। क्या कोई मुझे बता सकता है कमेंट करके कि 1858 में जिनको अब जहाँ पर इनको फांसी दी गई है तो दिल्ली में ही एक सिख हुए हैं आपके सिख गुरु जिनको भी फांसी दी गई थी और औरंगजेब के द्वारा उनको फांसी दी गई थी, यानी कि उनकी फांसी नहीं सॉरी उनकी हत्या की गई थी। तो कौन से वो सिख गुरु थे, तो कमेंट करके मुझे बताना। अगर आप कहोगे कि सर सिखों के जो 10 गुरु हैं उनके ऊपर एक अच्छे तरीके से लेक्चर लेकर आइए जिसमें उनकी अच्छी तरीके से तस्वीरें लगा रखी हो, क्या क्या उन्होंने कार्य किए और उनका एक क्रोनोलॉजिकल काल यानी कि क्रमबद्ध कि पहले कौन सा गुरु, दूसरा, तीसरा, पांचवा, 10वां कौन सा गुरु, तो बहुत अच्छे तरीके से उसके ऊपर मैं वीडियो लेके आ सकता हूँ। अगर आप कहोगे तो फटाफट से कमेंट करके मुझे बता देना। हरियाणा का राजनायक या फिर रेवाड़ी का राजनायक कौन है, तो रेवाड़ी के कौन थे शासक? राव तुलाराम। जन्म 1825 में हुआ, 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और 1863 में इनकी डेथ हो जाती है। इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। बात करते हैं रजिया बेगम सुल्तान के बारे में। कहाँ पर है इनका जो मुकबरा है या इनकी जो मृत्यु हुई? कैथल में। रजिया बेगम सुल्तान पहली मुस्लिम शासिका थी, पहली मुस्लिम महिला शासिका थी, ठीक है। इनका जो मुकबरा है तो एशिया का पहला महिला मकबरा है, इतनी बातें पता होनी चाहिए। इनका कहाँ पर है? कैथल के अंदर है। 1236 में ये गद्दी पर बैठती हैं और 1240 में इनको और इनके पति अल्तुनिया दोनों की डेथ कर दी जाती है और पटियाला की तरफ से आ रहे थे उस टाइम पे। कहाँ पर इनकी डेथ की जाती है? कैथल डिस्ट्रिक्ट के अंदर इनकी डेथ की जाती है। और इनकी डेथ क्यों की गई, एक्चुअल में छोटी सी स्टोरी है, 1 मिनट से पहले बता देता हूँ, ध्यान से सुनिए। देखिए, जब यहाँ से मोहम्मद गोरी जाता है, आपको पता है कि त्राइन के 2 युद्ध हुए थे, एक 1191 में और दूसरा 1192 में। 1191 वाला मोहम्मद गोरी हार जाता है, लेकिन 1192 वाला जो युद्ध है उसको मोहम्मद गोरी जीत जाता है। तो उसके एक वंश, उसका जो गुलाम थे उनका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो यह तो यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ का साम्राज्य उनके हाथों दे देते हैं और कुतुबुद्दीन ऐबक ही एक वंश की स्थापना करते हैं जिसको हम बोलते हैं गुलाम वंश। और गुलाम वंश का नाम ही गुलाम इस वजह से पड़ा क्योंकि यह मोहम्मद गोरी का दास था, उसका गुलाम था। तो 1206 में क्या करते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक गद्दी पर बैठ जाते हैं, लेकिन 1210 में इनकी डेथ हो जाती है। किसकी? कुतुबुद्दीन ऐबक की। फिर इनके बाद इस पूरे वंशज को इल्तुतमिश आगे बढ़ाता है 1236 तक और 1236 में उनकी भी डेथ हो जाती है। 1236 में क्या होता है, अब वंश तो आगे बढ़ाना था, पूरा साम्राज्य अब किसी के हाथों में देना था। तो उनको एक लड़की थी, क्या नाम था उसका? रजिया बेगम सुल्तान, जो उनको लगता था कि हाँ ये कुछ कर सकते हैं, रजिया बेगम सुल्तान। और उसके दूसरी तरफ उसके पुत्र भी थे, लेकिन उसके पुत्रों पर लगता नहीं था कि ये आप जो साम्राज्य है, जो वंश है, उसको आगे बढ़ा सकते हैं। और ठीक हुआ भी कुछ ऐसा ही। तो रजिया बेगम सुल्तान गद्दी पर बैठती है और उसके भाइयों को ऐसा लगता है, उनकी ईगो हर्ट हो जाती है कि एक लड़की होने पर यह कैसे बैठ सकती है। तो जो उनकी पर्दा प्रथा है उस पर भी इन्होंने क्या किया, कार्य किया। और फिर क्या होता है कि इसके भाइयों को यह सब चीज़ें पसंद नहीं आती और 1236 में ये गद्दी पर बैठती है, 1240 तक ये रहती है। क्योंकि 1240 में अल्तुनिया और ये आ रहे थे कैथल में, तब इनके भाइयों के द्वारा ही डेथ करवा दी जाती है। तो आप देख रहे हो कि ऐसा होता है, ये राजनीति बोलिए, गद्दी बोलिए, जो भी आपको बोलना है उसका चक्कर। हरियाणा राज्य की सीमा कितने अलग राज्यों के साथ लगती है, तो 5 राज्यों के साथ लगती है। कौन कौन से हैं आपके? सबसे ऊपर से हम चलेंगे हिमाचल प्रदेश, फिर आपका यूके यानी उत्तराखंड, फिर आपका यूपी यानी उत्तर प्रदेश, इस तरफ आपका PNB यानी कि आपका पंजाब और इस तरफ आपका RAJ यानी कि राजस्थान।
तो आपके ये 5 अदर स्टेट है जिसके साथ हरियाणा बाउंड्री साझा करता है। इसके साथ साथ 2 यूटीज भी हैं। कौन कौन से? आपकी दिल्ली और चंडीगढ़। इनसे रिलेटेड बहुत बार काफ़ी अच्छे अच्छे फैक्ट्स पूछ ले जाते हैं, इसके ऊपर आप थोड़े अच्छे से ध्यान देना। यह 5 राज्य हैं जिसके ऊपर हमने बात की और 2 यूटी हैं इसके ऊपर भी बात की। तो जो दिल्ली है, दिल्ली को हरियाणा 3 तरफ से घेरता है, जिसको हमारे 4 जिले लगते हैं। 3 तरफ से, पूर्व से नहीं घेरते, इसके अलावा हम 3 तरफ से घेरते हैं। चंडीगढ़ को हरियाणा का जस्ट एक ही जिला लगता है। कौन सा? पंचकुला। एक ही लगता है, वह कौन सा? पंचकुला। अगर उत्तर प्रदेश के साथ हम हरियाणा की सीमा की बात करें तो हमारे और उत्तर प्रदेश, हरियाणा और यूपी के ठीक बीचों बीच एक नदी बहती है, जिसका नाम है यमुना नदी। लगभग 320 किलोमीटर तक यह बहती है। पंजाब के साथ हरियाणा के लगभग 7 जिले लगते हैं और राजस्थान के साथ भी 7 जिले लगते हैं। दिल्ली का जिक्र हुआ था तो दिल्ली को एनसीआर 1991 में घोषित कर दिया गया था। एनसीआर का क्या मतलब होता है? नेशनल कैपिटल रीजन, यानी आपका राजधानी क्षेत्र। कौन सा राजधानी क्षेत्र? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। 1991 में इसको घोषित कर दिया गया था। 1991 में 69वां संविधान संशोधन किया गया था संविधान के अंदर। और हरियाणा का लगभग 57% हिस्सा एनसीआर के अंदर आता है। तो एनसीआर में कुल 24 जिले हैं। यहाँ पर मैंने नोट भी कर रखा है 24 जिले, जिसमें से हरियाणा के 14 जिले, यूपी के 8 जिले और राजस्थान के 2 जिले शामिल हैं। दिल्ली को हरियाणा पूर्व से नहीं घेरता, पूर्व की तरफ यूपी लग जाता है। अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के साथ सबसे ज़्यादा बाउंड्री साझा करता है हरियाणा, 1262। अगर इसको हम उल्टा कर दें 6212, तो इतनी ग्राम पंचायतें हैं हरियाणा के अंदर 2011 की जनगणना के अनुसार। और गांव कितने हैं 2011 की जनगणना के अनुसार? 6841। अगर हम उत्तराखंड के साथ बात करें तो उत्तराखंड के साथ सबसे कम सीमा साझा करता है हरियाणा, जस्ट 11 किलोमीटर। तो चलिए आज की इस वीडियो में, जैसे कि मैंने आपके साथ प्रॉमिस किया था कि लगभग आपके 150 से ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न करवा दूंगा, तो दोस्तों बताऊं ये कौन से प्रश्न है। ये लगभग आपके पीवाईक्यू और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और हमने क्या किया है, आज एक पॉइंट को उठाया, उसके इर्द गिर्द जितने भी इंफॉर्मेशन हो सकती है आज हमने उन सबको डिस्क्राइब किया है। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि बहुत सारे कैंडिडेट पूछते हैं कि सर याद करने का क्या फॉर्मेट होता है। तो एक पॉइंट उठाइए, उससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी है उसके साथ साथ आप याद करने की कोशिश किया करो। काफ़ी सारे कैंडिडेट यह भी बोलते हैं कि सर हम याद तो कर लें, लेकिन इतने इजी पॉइंट याद रखने की ज़रूरत ही क्या है। हाँ, हो सकता है कि काफ़ी इजी पॉइंट है, लेकिन आप याद मत करो। 10 दिन के बाद आप देखना कि आपको कुछ याद नहीं रहेगा। बहुत कम पॉइंट्स आपको याद रहेंगे। अगर आज आपने 50 पॉइंट याद किए, तब आपको कितने 10 पॉइंट बड़ी मुश्किल से याद रहेंगे। यह फैक्ट है, कोई थ्योरेटिकल बात नहीं। आप खुद करके देख लो, इनफैक्ट आप खुद कर भी रहे होंगे। तो याद करने का जस्ट इतना सा फॉर्मेट होता है, जहाँ से आपका मन करता है पूरे यूट्यूब, टीचिंग प्लेटफॉर्म, किसी वेबसाइट से, एप्लीकेशन से, जहाँ से आपका मन करता है वहाँ से पढ़ो कि यस यह टीचर ऐसे हैं जो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं। मैं कभी भी यह नहीं बोलता कि हमारे ही यूट्यूब चैनल पर आओ। मैं आपको यह बोलता हूँ कि अगर आपको हमारा यूट्यूब चैनल अच्छा लगता है, आपको लगता है ये कंटेंट, टीचिंग स्टाइल, मेथड सब कुछ अच्छा है, पढ़ लो यार, क्या प्रॉब्लम है। यहाँ से पढ़ो, किसी और यूट्यूब चैनल से पढ़ो, किसी कहीं से भी पढ़ लो, बस पढ़ते रहो। शिक्षा आपकी एजुकेशन है, इससे कभी मुंह मत फेरना दोस्त, क्योंकि यही एक ऐसा सोर्स है जो आपको पता नहीं कहाँ से कहाँ लेकर जा सकती है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बिजनेस अच्छा है, बिजनेस से काफ़ी अच्छे पैसे आ जाते हैं। नो डाउट कि बिजनेस में बहुत ज़्यादा पैसे हैं, लेकिन आपको एक रिस्पेक्ट समाज के अंदर चाहिए तो आपको गवर्नमेंट जॉब ही देगी। आपको नॉलेज चाहिए, एक शार्प नॉलेज, तो वो आपको यही चीज़ें देगी। नो डाउट कि बिजनेस हमेशा पैसे ही बिजनेस के आसपास रहते हैं, लेकिन आपको रिस्पेक्ट चाहिए। आपको आपकी गरीबी दूर करनी है, आपके बच्चों का एक स्टैंडर्ड आपको सेट करना है, आपके मम्मी पापा को एक अच्छी लाइफ देनी है, आपके छोटे छोटे सपने अगर आपको साकार करने हैं, तब आपको जॉब के लिए ही पढ़ना पड़ेगा। और मैं यह कभी नहीं बोलता कि आप लंबे टाइम तक जॉब करो या जॉब के लिए ही आप बने हो, तो वह सब एक अलग चीज़ें हैं। मैं जस्ट जो लोग एक अच्छे अफसर बनना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, कुछ समाज में बदलाव करना चाहते हैं, मैं आप लोगों के लिए हमेशा खड़ा हूँ, आप लोगों के लिए ही काम करूँगा। तो अलग अलग हमारी
सिचुएशंस हो सकती हैं, स्थितियाँ परिस्थितियाँ हो सकती हैं, अलग अलग बैकग्राउंड्स होते हैं। किसी के साथ कभी भी कंपैरिजन मत करना कि यार वो ऐसा है, ये मैं ऐसी हूँ, उसको जॉब मिल गई मुझे क्यों नहीं मिली। तो ऐसा नहीं होता। लगे रहिए दिन रात दिन रात दिन रात, जो भी जहाँ से जितना आपको मिलता है लगे रहिए। हमेशा अच्छे इंसानों के टच में रहिए। अगर बहुत बार ऐसा भी होता है कि हो सकता है कि अच्छा इंसान नहीं है कोई भी, तो उनसे डायरेक्ट तो आप मुंह नहीं मोड़ सकते, लेकिन आराम आराम से किनारा करते रहिए। और आपको जस्ट किताबों के ऊपर फोकस रखना है। आज आपको लगता होगा कि यार एक जॉब नहीं निकल रही, लेकिन गारंटी कि अगर आप अच्छे तरीके से पूरा मन शिद्दत से अगर आप बैठोगे, तब आपके पास एक नहीं काफ़ी सारे जॉब निकलेंगे। इनफैक्ट आप बच्चे को अच्छे तरीके से गाइड कर पाओगे कि हाँ ऐसे पढ़ा करो। और मैं तो आपको इतना ही बोलता हूँ कि एक जॉब निकालना हो सकता है कि पहले मुश्किल लगता हो, बाद में सब कुछ आपके लिए ईजी हो जाएगा। बस आप पढ़ते रहिए। पढ़ने से कभी भी आप दूर मत हटिएगा, पीछे मत हटिएगा। आपके परिवार की तरफ देखिए, लगातार कंटिन्यूसली अपनी किताबों पर काम करते रहिए। सपने देखना बहुत अच्छी बात होता है, लेकिन सपनों पर काम करना उससे भी बड़ी बात हो जाता है। तो चलिए, वैसे तो हमारा लेक्चर लगभग 40 मिनट्स का हो चुका है, लेकिन मैंने इसमें आपको बहुत सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है, और ऐसे ही याद करने की कोशिश किया करो। सभी प्रकार के लेक्चर्स इस यूट्यूब चैनल पर हैं। हाँ, एक और बात है कि काफ़ी सारे कैंडिडेट बोलते हैं कि सर टेलीग्राम आपका शो नहीं होता, कैसे? तो डिस्क्रिप्शन के अंदर सबसे ऊपर लिंक मिलेगा, उसको एक बार क्लिक कर लेना। अगर वहाँ से आपका ज्वाइन ना हो तो आप लिखना द टीचर्स, स्पेलिंग सही से लिख लेना, द टीचर्स 02, ऐसा करके अगर आप सर्च करोगे तब भी आपको यहाँ से आप ज्वाइन कर पाओगे। फिर भी ना मिले कमेंट कर देना, फिर भी ना मिले इंस्टाग्राम पर मैसेज छोड़ देना, फिर भी ना मिले हमारे कॉन्टैक्ट्स दिए हुए हैं। कहाँ पर? टेलीग्राम ग्रुप के अंदर, टेलीग्राम जो चैनल है उसके अंदर, तो वहाँ पर कॉन्टैक्ट्स हैं। स्पेशली कॉन्टैक्ट कर लेना। आप लोगों को जो आपको पीडीएफ चाहिए, नोट्स चाहिए, वीडियो चाहिए, जो भी आपको चाहिए, आप लोगों के लिए ही शिद्दत से दिन रात लगे हुए हैं। आप आगे आगे हो या हम आगे आगे हैं, आप पीछे पीछे, जो भी है आपका हाथ थामा है। तब आपको एग्ज़ाम तक, बल्कि एग्ज़ाम के बाद भी आपको अच्छे तरीके से मोटिवेट करते रहेंगे, लगातार आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलते रहेंगे। बस आप पढ़ते रहिए। जितना आपको डेटा चाहिए आप पर्सनली मैसेज करके मांग सकते हो, तब आपके तुरंत आपको वह डेटा प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू गाइज।